सो दिस इज़ लेक्चर थर्ड ऑन प्रॉपर्टीज़ ऑफ फ्लूइड्स। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने सारे तरीके के प्रेशर के बारे में किया, एब्सोल्यूट प्रेशर, गेज प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। बेसिकली अभी तक हम लोग फ्लूइड एट रेस्ट पढ़ रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग मोशन स्टार्ट कर देंगे, डायनामिक्स। तो दिस इज़ द लास्ट लेक्चर। टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट buoyant force, Archimedes principle and application of Pascal's law. Okay, so beginning with buoyant force. इसे buoyant force बोलो, buoyancy बोलो या फिर upthrust बोलो। क्या होता है ये देखो, upthrust, thrust का मतलब मैंने बताया था, thrust is the force which is applied normally to the surface. Okay, upthrust मतलब ऊपर की डायरेक्शन में फोर्स। तो होता क्या है, जब फॉर एग्जाम्पल एक फ्लूइड रखा है, इसमें आप इसमें कुछ इंसर्ट करते हो या फिर प्रेशर लगाते हो, ठीक है, नीचे की तरफ फोर्स लगाते हो, तो आप क्या कर रहे हो, आप इसका शेप चेंज करने की कोशिश कर रहे हो फ्लूइड का। एंड एवरीथिंग रेजिस्ट टू द चेंज। हर चीज़ क्या करती है, अपनी शेप साइज रीगेन करना चाहती है। तो ये रीगेन करने के लिए जो लिक्विड है, जो फ्लूइड है, वो ऊपर की तरफ फोर्स लगाता है। आपने लगाई नीचे की तरफ फोर्स, ये क्या करेगा, रिस्टोर करेगा। जैसे हम लोग सॉलिड्स में पढ़ते थे ना, स्ट्रेस क्या होता था, रिस्टोरिंग फोर्स अपॉन एरिया। तो उसी तरीके से यहाँ पर भी एक रिस्टोरिंग फोर्स लगती है जो ऊपर की डायरेक्शन में लगती है। दैट फोर्स इन द अपवर्ड डायरेक्शन इज नोन एज buoyant फोर्स और अपथ्रस्ट, ठीक है। और ऐसा कब होता है, इट इज एन अपवर्ड फोर्स एक्सर्टेड बाय फ्लूइड्स दैट अपोजेस द वेट ऑफ पार्शियली और फुल्ली इमर्स्ड ऑब्जेक्ट। अगर आपने किसी लिक्विड में किसी ऑब्जेक्ट को पार्शियली या पूरी तरीके से इमर्स कर दिया है, तो उसका वेट नीचे की तरफ लग रहा है, ठीक है। उस वेट की वजह से क्या होगा, ये फ्लूइड के जो शेप है वो चेंज होगा ऑब्वियसली। तो ये उसे रेजिस्ट करने के लिए क्या करेगी, ऊपर की तरफ फोर्स लगाएगी, एंड दैट फोर्स इज नोन एज अपथ्रस्ट। ऑलराइट, नेक्स्ट इज आर्किमिडीज प्रिंसिपल। अब आर्किमिडीज प्रिंसिपल भी buoyant फोर्स पे बेस्ड है। कैसे देखो, it states that the buoyant force that is exerted on a body immersed in fluid which is partially or wholly is equal to the weight of the fluid displaced. अगर आपने एक बीकर लिया है, उसमें आपने एक ऑब्जेक्ट को डाला, तो ये जब ऑब्जेक्ट डालेगा तो ये कुछ लिक्विड को डिस्प्लेस करेगा ना, इसकी जगह से हटाएगा। तो the weight of that fluid displaced is equal to the upthrust या buoyant force। जितना buoyant force उस पर लग रही है, उतना ही क्या होगा, weight displace होगा, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल ये एक बीकर है जिसमें फ्लूइड था, ठीक है। ये एक ऑब्जेक्ट है जिसको आप अभी मेजर कर रहे हो, तो इसका जो वेट आता है इट इज 7 kg वेट या फिर 70 न्यूटन। ऑलराइट, ये अभी फ्लूइड के बाहर है। जब आप इसको फ्लूइड के अंदर डालते हो और उसका जो वेट मेजर करते हो, वो आता है 5 kg वेट यानी 50 न्यूटन। अब आपको भी पता है कि व्हेन यू पुट समथिंग इन द वाटर, उसका वेट हल्का फील होने लगता है, ठीक है। आप भी जब स्विमिंग करके बाहर आते हो तो ऐसा लगता है कि अरे बहुत भारी हो गई है बॉडी, बट ऐसा होता तो नहीं है, मास तो उतना ही रहता है। तो ये जो वेट है, ये कम वेट आपको क्यों फील हो रहा है, क्योंकि फ्री बॉडी डायग्राम अगर बनाओगे तो ऑब्जेक्ट का वेट नीचे लग रहा है 7 न्यूटन, अपथ्रस्ट लग रहा होगा ना, ऊपर कुछ अपथ्रस्ट लग रहा होगा, तो वो 2 न्यूटन लग रहा होगा। तभी तो इसका जो ओवरऑल वेट मेजर कर रहे हो तो कितना आ रहा है, 5 न्यूटन या सॉरी 5 kg वेट। समझ आई बात। तो बेसिकली आप ये बोल सकते हो कि चेंज कितना आया है, चेंज आया है 2 न्यूटन, 2 kg वेट, सॉरी चेंज आया है 2 kg वेट। और जब इसने लिक्विड डिस्प्लेस किया, वो आपने बाहर कलेक्ट कर लिया, इसको जब आप मेजर करोगे तो ये भी 2 kg वेट ही आता है। समझ आ गई बात। मतलब क्या हुआ, दैट वेट डिस्प्लेस्ड इज इक्वल टू द buoyant फोर्स। इसने 2 kg वेट डिस्प्लेस किया, तो इसकी buoyant फोर्स भी कितनी रही होगी, 2 kg वेट। ऑलराइट, समझ आ गई। नेक्स्ट इज पास्कल्स लॉ फॉर ट्रांसमिशन ऑफ फ्लूइड। अच्छा, हमने पास्कल्स लॉ पढ़ा था पिछले लेक्चर्स में, उसके 2 पॉइंट्स पढ़े थे। फर्स्ट पॉइंट वाज कि अगर सेम हाइट पर 2 पॉइंट्स है तो उनका प्रेशर सेम होगा। और दूसरा पॉइंट था कि अगर एक इनक्लोज्ड सिस्टम है, बाहर से किसी एक पॉइंट पे प्रेशर लगता है, तो हर पॉइंट पर सेम प्रेशर लगता है। हर पॉइंट पे क्या लगता है, सेम प्रेशर लगता है। इज दिस क्लियर। तो इस चीज़ का हम डेली लाइफ में कैसे यूज़ करते हैं वो हम देखेंगे। सो वील बी स्टडिंग अबाउट 2 एप्लीकेशंस ऑफ पास्कल्स लॉ। वन इज हाइड्रोलिक लिफ्ट एंड द अदर इज हाइड्रोलिक ब्रेक्स, ठीक है। हाइड्रोलिक लिफ्ट, इट इज़ अ लिफ्ट विच मेक्स यूज ऑफ फ्लूइड। एक ऐसी लिफ्ट क्या कर रही है, किसी को लिफ्ट करने की काम आ रही है, ठीक है।
तो उसमें क्या यूज़ कर रहे हो आप? फ्लूइड यूज़ कर रहे हो। ऐसी लिफ्ट को हम बोलते हैं हाइड्रोलिक लिफ्ट। अब ये यूज़ कहाँ पर आती है? दे आर यूज्ड इन कार सर्विस स्टेशंस टू लिफ्ट कार्स। ये कार्स, इन सारी मतलब हेवी व्हीकल्स को लिफ्ट करने में यूज़ में आती है। ठीक है, तो देखो इस तरीके से इसका सेटअप है। ये पूरा अंदर ट्यूब्यूलर स्ट्रक्चर है। एक का एरिया कम है यहाँ पर और इधर एरिया काफ़ी ज़्यादा है जहाँ पर कार है। इसको आपको लिफ्ट करना है, ऊपर की तरफ लिफ्ट करना है। ठीक है, तो हम एक बार प्रॉपरली रीड कर लेते हैं नोट से। इनसाइड अ हाइड्रोलिक लिफ्ट देयर आर 2 प्लेटफॉर्म्स। ये 2 प्लेटफॉर्म्स हैं। वन हैज़ स्मॉलर एरिया एंड द अदर हैज़ लार्जर एरिया। इट इज़ अ ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर फिल्ड विद यूनिफॉर्म फ्लूइड। हर जगह फ्लूइड भरा हुआ है, सेम फ्लूइड भरा हुआ है। ठीक है, देयर आर 2 पिस्टन्स P1 एंड P2 विच आर अटैच्ड एट बोथ एंड्स ऑफ द ट्यूब। यहाँ पर एक पिस्टन P1 है जो इसको नीचे की तरफ प्रेस कर रहा होगा और यहाँ पर भी एक पिस्टन होगा। ठीक है, क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ पिस्टन P1 इज A1 एंड P2 इज A2। तो यहाँ पर जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो क्या है? A1 और यहाँ पर जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो है A2। तो अब ध्यान से देखो, यहाँ पर सपोज आपने कुछ फोर्स अप्लाई की F1, ठीक है, और इसका एरिया है A1, तो F1 बाय A1 प्रेशर आएगा, कुछ प्रेशर आएगा। अब पास्कल्स लॉ क्या कहता है कि जो पूरा प्रेशर है, जो भी प्रेशर लग रहा है वो हर जगह इक्वली ट्रांसमिट होगा। तो अगर यहाँ पर प्रेशर P लग रहा है जिसकी वजह से पिस्टन नीचे आया, तो यहाँ पर भी तो प्रेशर P ही लग रहा होगा जो इसको ऊपर की तरफ पुश करेगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पर आपका लगा प्रेशर P इज इक्वल टू F1 बाय A1। अब यहाँ पर क्या होगा? सेम प्रेशर लगेगा, सेम प्रेशर, और होगा क्या? F2 बाय A2। तो अगर आपको कैलकुलेट करना है कि कितनी फोर्स लग रही है तो F2 कितना हो जाएगा? P इंटू A2। ठीक है, अब ध्यान से देखो, जो प्रेशर है वो तो सेम लग रहा है। A2 इसका एरिया बहुत बड़ा है, तो जो ओवरऑल फोर्स लग रही होगी यहाँ पर वो भी बहुत ज़्यादा होगी। समझ आई बात? तो बेसिकली आपने यहाँ पर थोड़ी सी फोर्स प्रोवाइड की और यहाँ पर कंपैरेटिवली काफ़ी ज़्यादा फोर्स जनरेट हो गई बिकॉज ऑफ पास्कल्स लॉ, जो इसको ऊपर की तरफ पुश कर देगी। ठीक है, तो देखो रीड कर लेते हैं इसे। इफ़ वी अप्लाई फोर्स F1 ऑन P1, प्रेशर गेट्स एक्सर्टेड एंड अकॉर्डिंग टू पास्कल्स लॉ द प्रेशर गेट्स ट्रांसमिटेड। एज अ रिजल्ट P2 मूव्स अपवर्ड। जो पिस्टन है P2 इट विल मूव अपवर्ड्स। तो इसका एडवांटेज क्या हुआ? बाय अप्लाइंग वेरी स्मॉल फोर्स ऑन स्मॉल एरिया वी आर एबल टू जनरेट लार्ज फोर्स। इस वजह से F1 बाय A1 इज P विच विल बी इक्वल टू F2 बाय A2। तो F2 आ गया P A2। सिंस A2 इज ग्रेटर देन A1 तो F2 इज ऑल्सो ग्रेटर देन F1। और उधर जो था एरिया का डिफरेंस बहुत ज़्यादा था, तो जो फोर्स का डिफरेंस है वो भी काफ़ी ज़्यादा आएगा। ठीक है, तो एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं। A hydraulic automobile lift is designed to lift cars with maximum mass of 3000 kg. Cross-sectional area of piston carrying the load is 425 centimeters square. What is the maximum pressure smaller piston has to bear? Sorry. Okay. तो अब देखो क्या है, ये सिस्टम है आपका। यहाँ पे आपकी कार रखी होगी, ओके, यहाँ पे व्हीकल रखोगे और जो मैक्सिमम कैपेसिटी है वो कितनी है? 3000 kg, वो है 3000 kg। और यहाँ का जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो आपको गिवन है 425 सेंटीमीटर स्क्वायर। आपको कैलकुलेट करना है कि यहाँ पर कितना प्रेशर वो बेयर करेगा। ठीक है, तो अब कितना इजी हो गया, यहाँ पे फोर्स गिवन है मतलब मास गिवन है, फोर्स निकल जाएगा, एरिया यहाँ पर गिवन है तो फोर्स बाय एरिया आ जाएगा प्रेशर, और प्रेशर तो पूरा सेम ही रहेगा हर जगह, तो यहाँ का प्रेशर भी उतना ही रहेगा। समझ आ गया क्या कर रहे हैं? ठीक है, तो मास कितना है? 3000 kg, तो फोर्स हो गया mg, दैट इज 30,000 न्यूटन। ऑलराइट, अब एरिया है 425 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसका मतलब है 425 इंटू 10⁻⁻4 मीटर स्क्वायर। फोर्स आ गया, एरिया आ गया, तो जो बड़ा पिस्टन है उसका प्रेशर आ जाएगा फोर्स अपॉन एरिया, इट विल कम आउट टू बी 6.917 इंटू 10⁵ पास्कल। अब जो उधर प्रेशर निकला है वही तो दूसरी जगह भी प्रेशर होगा बिकॉज ऑफ पास्कल्स लॉ। सो दिस इज द आंसर। क्लियर? नेक्स्ट इज हाइड्रोलिक ब्रेक्स। अब ब्रेक्स क्या होते हैं? जो गाड़ी को रोकते हैं। ठीक है, वही ब्रेक्स की बात हो रही है यहाँ पर। क्या कंस्ट्रक्शन होता है इसका? देखो, द फ्लूइड इन द हाइड्रोलिक ब्रेक इज नोन एज ब्रेक फ्लूइड। अब ये जो ब्रेक सिस्टम होता है, पूरा सिस्टम, आप जो बाहर से देखते हो आप तो बस एक पार्ट देखते हो उसका जिसपे आप प्रेस करते हो। कार का अगर आप ब्रेक देखो तो एक पार्ट देखते हो जहाँ पे प्रेस कर रहे हो, उसका अंदर पूरा एक अच्छे से सिस्टम सेटअप होता है। वो किस तरीके से होता है वो हम इस लेक्चर में देखेंगे। ठीक है, तो ऑब्वियसली वी आर टॉकिंग अबाउट हाइड्रोलिक ब्रेक, तो हम कोई फ्लूइड यूज़ कर रहे हैं।
दैट फ्लूइड यूज्ड इन हाइड्रोलिक ब्रेक्स इज नोन एज ब्रेक फ्लूइड। ठीक है, ये तो ठीक है। इट कंसिस्ट ऑफ अ मास्टर सिलेंडर, 4 व्हील सिलेंडर्स एंड पाइप्स कैरिंग ब्रेक फ्लूइड फ्रॉम मास्टर सिलेंडर टू व्हील सिलेंडर। अब देखो होता क्या है, 4 व्हील्स है ना, 4 व्हील्स होंगे गाड़ी में, हर किसी के लिए एक एक ब्रेक पे जाता हुआ पिस्टन होगा। मतलब ये इसके लिए प्रेशर लगा रहा होगा, ये इस पे प्रेशर लगा रहा होगा, ये इस पे प्रेशर और ये इस पे प्रेशर। तो 4 आपके व्हील्स हैं और चारों से अटैच्ड है आपका सिलेंडर्स। ऑलराइट, ईच व्हील ब्रेक कंसिस्ट ऑफ सिलेंडर ब्रेक ड्रम। दिस ड्रम इज माउंटेड ऑन द इनर साइड ऑफ द व्हील। द ड्रम रिवॉल्व्स विद द व्हील। होता क्या है, जो भी आपका व्हील रहता है ना, ये जो माउंटेन सिलेंडर है वो कुछ इस तरीके से अंदर की तरफ रहता है। ठीक है, जब ब्रेक लगाना होता है तो ये इसको जोर से जकड़ लेते हैं, क्लच कर लेते हैं, तो व्हील आपका मूव करना बंद हो जाता है। और जब ब्रेक्स नहीं लगे रहते हैं तो ये साथ में आपस में मूव कर रहे होते हैं। ठीक है, तो जब भी हमें ब्रेक्स हम अप्लाई कर रहे हैं, गाड़ी को रोकना है, तो हमें करना क्या है कि जो इनर इसके सिलेंडर्स हैं वो इसको क्लच कर लें, पकड़ लें इस तरीके से। ठीक है, ये होता है इसका मेन कंस्ट्रक्शन। अब इसकी वर्किंग देखते हैं। वर्किंग देखने से पहले एक बार ये सिस्टम समझ लो। ये आपको दिखाई देता है, दिस इज द ब्रेक, जहाँ पे आप अपने पैर से ब्रेक लगाते हो। फिर यहाँ पर एक पिस्टन रहता है, मेन पिस्टन। अब ये क्या है, ये चारों व्हील्स हैं उसमें इस तरीके से अटैच हो रहा है। ये जो पूरा फ्लूइड है आपका वो हर एक व्हील से अटैच्ड है। ठीक है, और इसके अंदर ये इसके ब्रेक सिलेंडर्स लगे हुए हैं जिसको हमको रोकना है। ठीक है, जिसको क्लच करवाना है। ऑलराइट, तो होता क्या है, व्हेन वी प्रेस द ब्रेक पेडल, piston in the master cylinder forces the brake fluid through the linkage. As a result, pressure increases and gets transmitted to all the pipes. Because of the pressure, both the piston move out and transmit braking force on all the wheels. तो ये तो देखो हम लोगों ने चारों व्हील्स के लिए पढ़ा, हम इसको ढंग से सिर्फ एक व्हील के लिए पढ़ेंगे। अभी ये याद रखो कि यहाँ पर जब आपने इसे ब्रेक अप्लाई किया, मतलब आपने प्रेशर अप्लाई किया, एंड बिकॉज ऑफ पास्कल्स लॉ हर जगह इक्वल प्रेशर जाएगा, हर जगह इक्वल प्रेशर जाएगा। तो आप जो यहाँ पर प्रेशर अप्लाई करोगे एक पे, वो पूरा का पूरा प्रेशर हर जगह इक्वली ट्रांसमिट हो जाएगा। ठीक है, इसकी वजह से जो फोर्स है वो भी काफ़ी अच्छी लग जाएगी। आपने एक जगह अप्लाई की है, वो चारों व्हील्स के लिए एप्लीकेबल होगी। समझ आया? तो अगर आप इसको डिटेल में पढ़ना है तो देखो, ये है आपका ब्रेक पैडल जिसे बोलते हैं, जो आपको दिखाई देता है। फिर अंदर जैसे ही आप लगाते हो तो पूरा लिक्विड है, तो लिक्विड पुश होता है, ये मेन आपका फ्लूइड ब्रेक है। यहाँ से फ्लूइड अंदर पास होता है। फिर ये एक व्हील के लिए, ये एक व्हील का पिस्टन है। ठीक है, तो ये क्या करेगा, यहाँ पे प्रेशर लगाएगा तो ये सिलेंडर हैं जो बाहर की तरफ क्लच होंगे, क्योंकि प्रेशर लग रहा है। प्रेशर लगने से ऐसे क्लच होंगे, उसकी वजह से जो टायर है वो मूव करना बंद कर देगा। ठीक है, सो दिस वाज योर हाइड्रोलिक ब्रेक। अब इसका एडवांटेज क्या होता है, इक्वल ब्रेकिंग एफर्ट टू ऑल द व्हील्स। आपने एक जगह अप्लाई किया और वो चारों व्हील्स में इक्वली पास हो गया। बाय जस्ट चेंजिंग साइज ऑफ वन पिस्टन एंड सिलेंडर, फोर्स कैन बी इंक्रीज और डिक्रीज। आपको क्या है, प्रेशर तो सेम ही लग रहा है, फोर्स अपॉन एरिया होता है। आप एरिया को चेंज करोगे तो फोर्स अपने आप चेंज हो जाएगी। ठीक है, क्वेश्चन देख लेते हैं। 2 syringes of different cross sections filled with water are connected with a tightly fitted rubber tube filled with water. Diameters of the pistons are 1 and 3. Find force exerted on large piston when a force of 10 Newton is applied on smaller piston. इस तरीके से पिस्टन्स आपकी कनेक्टेड है। ठीक है, एक पतली है और एक थोड़ी ज़्यादा चौड़ी है, मतलब दोनों का क्रॉस सेक्शन डिफरेंट है। आप पुश कर रहे हो, ठीक है, मतलब प्रेशर अप्लाई कर रहे हो, तो सेम प्रेशर इधर भी लगेगा, इधर भी लगेगा, जो भी ट्रांसमिट इक्वली होगा। तो आपको क्या गिवन है, आपको कैलकुलेट करना है फोर्स एक्सर्टेड ऑन द लार्जर पिस्टन व्हेन फोर्स ऑफ 10 न्यूटन इज अप्लाइड ऑन द स्मॉलर पिस्टन। जो छोटी वाली है स्मॉलर पिस्टन, उस पर 10 न्यूटन लगा है। क्या आप बड़ी वाली पे निकाल सकते हो? देखो, प्रेशर इक्वल होगा तो फोर्स 1 अपॉन एरिया 1 इज इक्वल टू फोर्स 2 अपॉन एरिया 2। इतना क्लियर है? आपको निकालना है फोर्स ऑन लार्जर पिस्टन, मतलब F2 निकालना है। तो F2 कितना हो जाएगा, F1 बाई A2 इंटू A1। ऑलराइट, अब फोर्स 1 यानी फोर्स ऑन द स्मॉलर पिस्टन, वो आपको गिवन है 10, एरिया 1 अपॉन एरिया 2। ठीक है, एक सेकेंड, दिस इज, यू हैव टू कैलकुलेट F2 ना, तो A2 अपॉन A1 आएगा, सॉरी A2 अपॉन A1, यहाँ पे सही लिखा है A2 अपॉन A1। तो एरिया कितना होगा, बढ़ेगा पाई आर स्क्वायर, यानी पाई 3/200 क्यों किया है, पहले तो डायमीटर था तो रेडियस में कन्वर्ट किया, फिर सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 100 से, तो
तो इसलिए ये चीज़ लिखी है। ओके, एनीवे पाई से पाई तो कैंसिल हो ही जाएगा, तो जो आपका आंसर आएगा इट विल कम आउट टू बी 90 न्यूटन। मतलब आपने छोटी पे फोर्स कितना लगाया 10 न्यूटन, तो बड़ी पे कितना लग जाएगा 90 न्यूटन, बिकॉज उनका फोर्स क्या प्रेशर क्या है, सेम। ठीक है, इसका बी पार्ट है, इफ स्मॉलर पिस्टन इज पुश्ड इन थ्रू 6 सेंटीमीटर हाउ मच डज लार्जर पिस्टन मूव्स आउट। आप क्या दोनों कनेक्टेड सिस्टम है ना, एक को अंदर पुश कर रहे हो तो दूसरा बाहर ही पुश होगा। तो स्मॉलर पिस्टन को आपने अंदर पुश किया है कितना 6 सेंटीमीटर, तो लार्जर पिस्टन बाहर कितनी मूव करेगी, यू नीड टू कैलकुलेट दिस। ठीक है, अच्छा प्रेशर इक्वल रहता है, वॉल्यूम भी तो इक्वल रहता है ना हर चीज़ का, वॉल्यूम तो नहीं चेंज हो रहा है इसमें, जितना लिक्विड है वॉल्यूम उतना ही लिक्विड होगा। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं कि लेंथ 1 इंटू एरिया 1 यानी वॉल्यूम ऑफ 1 इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ 2। ऑलराइट, वॉल्यूम कवर्ड बाय द मूवमेंट ऑफ स्मॉलर पिस्टन इनवर्ड्स इज इक्वल टू वॉल्यूम मूव्ड आउटवर्ड ड्यू टू लार्जर पिस्टन। तो ये हो गया वॉल्यूम 1 इज इक्वल टू वॉल्यूम 2। ठीक है, आपको सारी चीज़ें गिवन है, क्या आप कैलकुलेट कर सकते हो L2, एरिया 1 एरिया 2 तो पता है आपको, रेडियस गिवन है, लेंथ 1 आपको पता है कि आपने कितना उसको अंदर की तरफ मूव किया, तो आपके पास लेंथ 2 आ जाएगी, इट विल कम आउट टू बी 0.67 सेंटीमीटर। मतलब अगर आपने छोटी वाले को 6 सेंटीमीटर अंदर की तरफ पुश किया है तो जो बड़ी वाली हो बाहर की तरफ सिर्फ 0.67 बाहर निकलेगी। ठीक है।